गांव में राधा अपनी 7 साल की बेटी दिव्या के साथ रहा करती थी। राधा के पति की एक हादसे में कुछ ही महीने पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद राधा का परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। माँ मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। तू चिंता न कर, मैं अभी विमला काकी से थोड़े से चावल और आटा लेकर आती हूँ। इतना कहकर राधा अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है। अरे राम रे राम, सुबह सुबह अपना ये अशुभ चेहरा लेकर मेरे घर चली आई है। तू बता क्या काम है, ऐसे क्यों खड़ी है? विमला काकी माफ कीजिएगा, मुझे सुबह सुबह आपके घर नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी 7 साल की बेटी कल रात से भूखी है, घर में कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? देख राधा, जब से तेरा पति गया है तब से तू गांव के हर घर से कुछ न कुछ मांग कर अपना गुजारा कर रही है। बल्कि तू तो मुखिया जी के घर काम भी करती है। ना जाने वो पैसे कहाँ खत्म हो जाते हैं जो तुझे लोगों से अनाज खाना मांगना पड़ता है। काकी आप तो जानती हैं कितनी महंगाई है, और मुखिया जी मुझे काम करने के बहुत कम पैसे देते हैं, और वो पैसे आधे महीने में ही खत्म हो जाते हैं। देख राधा, ऐसा है, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तेरा हर रोज का हो गया, और आखिर कब तक तू गांव वालों से मांग मांग कर खाएगी? अरे कुछ तो सोच कि तू रोज ही किसी न किसी से मांग कर खुद भी खा रही है और अपनी छोटी सी बच्ची को भी खिला रही है। मुझे माफ कर और अभी के लिए जा यहाँ से। राधा विमला की बात सुनकर भावुक हो जाती है, और वो कई बार विमला से विनती भी करती है कि आखिरी बार उसे थोड़ा सा अनाज दे दे, फिर वो कभी उसके दरवाजे पर नहीं आएगी। बस आखिरी बार आप मुझे थोड़ा सा चावल और आटा दे दीजिए, ताकि मैं अपनी बेटी का पेट भर सकूं। वो भूख से रो रही है। आप सुन रही है ना? सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। सुबह सुबह तेरा मनहूस चेहरा देख लिया है। सोच रही हूँ आज क्या अनहोनी होने वाली है मेरे साथ। अरे अपने पति को तो खा चुकी है, अब क्या चाहती है? चली जा यहाँ से। राधा वहाँ से निकलकर दूसरे घर जाती है। कहने के बाद बिरजू अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है और राधा अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ आप खाने के लिए क्या लेकर आई हैं? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी दे दीजिए। तू यहीं रुक, मैं भी तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है और कई घंटे बाद घर लौट कर आती है और अपनी बेटी के लिए अच्छा अच्छा खाना लाती है। दिव्या भी खाना खाकर बहुत खुश थी। जब से पापा गए हैं ना, तब से मैंने अच्छा खाना ही नहीं खाया था। लेकिन माँ, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना लाया? राधा की बेटी दिव्या जब अपनी माँ से सवाल करती है तो राधा अपने सर से घूंघट हटाकर अपनी बेटी को अपना सर दिखाती है, जिस पर एक भी बाल नहीं थे। यानी कि राधा ने अपने बाल बेचकर जो पैसे इकट्ठे किए थे, उससे ही वो दिव्या के लिए अच्छा खाना लेकर आई थी। माँ, आपके बाल कहाँ गए? मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। अरे बाल का क्या है, 2 महीने बाद फिर से आ जाएंगे। तू बस पेट भरकर खाना खाना। अब गांव में धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैल जाती है कि राधा ने अपने सर के बाल मुंडवा लिए हैं और उसे बेचकर अपनी बेटी के लिए खाना लाई है। कुछ लोग तो राधा की इस हिम्मत की सराहना करते हैं। अरे तुम लोग क्या उस विधवा की तारीफ कर रहे हो? तुम्हें पता भी है आज उसने अपने बाल बेच दिए, कल को तुम्हारे बाल बेच दे तो क्या करोगे? इस औरत को इस गांव में से तभी निकाल देना चाहिए था जब इसका पति मर गया था। अरे इसके पति को एक तो लाइलाज बीमारी थी, फिर भी हमने इसे यहाँ रहने दिया। विमला काकी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें तभी राधा भाभी को गांव से निकाल देना चाहिए था जब श्याम भैया चल बसे थे। अरे उन्हें टीबी था तो उनकी पत्नी और बच्चों को भी टीबी हो सकता है। कल को ये टीबी पूरे गांव को हो सकता है। और आज तो जो राधा भाभी ने किया है उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि कल को हमारे साथ वैसा हो सकता है। कुछ गांव वाले इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा गांव वाले बिरजू और विमला के समर्थन में आ जाते हैं और राधा के घर के बाहर इकट्ठा होकर दोनों माँ बेटी को गांव छोड़ देने के लिए कहते हैं। लेकिन मैं और मेरी बेटी जाएंगे कहाँ? आप लोगों से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अभी बेसहारा हो चुकी हूँ। मैं अपनी बच्ची को जैसे तैसे पाल लूंगी। आप लोग मुझे इस गांव से मत। देख, ये मेरा या बिरजू का फैसला नहीं बल्कि पूरे गांव का फैसला है, और इस फैसले को तुझे मानना ही होगा, चाहे जो हो जाए। आप लोग गंदे हैं, मेरी माँ को यहाँ से निकालना चाहते हैं। अभी देखो, हम प्यार से आपको यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि आप खुशी खुशी यहाँ से चली जाओ। गांव वाले एकजुट हो चुके थे और वो राधा और उसकी बेटी दिव्या को गांव से निकाल देते हैं। शाम का समय था, दोनों जंगल के रास्ते शहर के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और रोड क्रॉस करते वक्त अचानक से राधा और दिव्या एक ट्रक के आगे आ जाते हैं और ट्रक वाला जब तक ब्रेक लगाता तब तक दोनों उस ट्रक के नीचे आ चुके थे, जिसके कारण उनकी वहीं मौत हो जाती है। गांव वाले इस मौत से अनजान थे, बल्कि वो तो इस बात से खुश थे कि राधा और उसकी बेटी गांव छोड़कर जा चुके हैं। अब इस बात को महीनों बीत जाते हैं। एक रोज गांव के बीचों बीच विमला की लाश मिलती है। अरे बाप रे, ये कैसी अनहोनी हो गई विमला काकी के साथ? ये सब किसने किया और इतनी बेरहमी से इन्हें किसने मारा? भगवान जाने किसने इस विमला को मारा है, लेकिन जिस किसी ने इसे मारा है उसकी
गहरी दुश्मनी रही होगी इससे। मैंने तो कितनी बार इसे समझाया था, किसी से बिना बात दुश्मनी मोल मत ले विमला, लेकिन नहीं, अब जान से हाथ धो बैठी ना। गांव के लोगों को इस बात की हैरानी थी कि विमला की मौत हुई, लेकिन उसके सर के बाल कहाँ गए और उसे मारा क्यों गया। इसी तरह उस दिन के बाद से गांव में लगातार कई मौत होती हैं। इस बढ़ती घटना को लेकर गांव में एक पंचायत रखी जाती है। तुम भूल गए, कुछ महीनों पहले राधा और उसकी बेटी दिव्या को गांव वालों ने गांव से निकाला था और उस वक्त राधा के सर पर बाल नहीं थे। उसने अपने बाल बेचकर अपनी बेटी का पेट भरा था। याद है तुम लोगों को? मैं तो इसके खिलाफ थी कि राधा को गांव से ना निकाला जाए, लेकिन तुम और विमला काकी सबसे आगे थे। मुझे तो लगता है तुम्हारी भी बारी आने वाली है जल्दी। तुम्हारी बात में दम तो है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। राधा ने अपने बाल मुंडवा रखे थे जिस वक्त हमने उसे गांव से निकाला था। वो गंजी थी। मुझे राधा के बारे में पता लगाना होगा, वो कहाँ और किस गांव में रहती है। कहीं रात के समय वो हमारे गांव में आकर गांव के लोगों को मार तो नहीं रही। मुझे तो लगता है गांव से निकलने के बाद ही उसके साथ कुछ अनर्थ हो गया है, जिसका बदला वो मरने के बाद ले रही है। किसी को नहीं छोड़ेगी वो। और मैं तो हाथ जोड़कर राधा से कहती हूँ कि जिस किसी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी उसे वो जान से ही मार डाले। बेरहम गांव के लोग। बिरजू अब अगले ही दिन राधा के बारे में पता लगाने शहर की तरफ निकलता है। उसे आसपास के किसी भी गांव में राधा के बारे में कोई कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि राधा तो वहां रहती ही नहीं थी। लेकिन कुछ महीने पहले ट्रक के नीचे एक औरत और एक बच्ची की मौत को उस शहर के रास्ते में ढाबा लगाने वाले एक व्यक्ति ने देखा था। बस बिरजू समझ चुका था कि राधा और उसकी बेटी की उसी दिन मौत हो गई जिस दिन उसे गांव से निकाल दिया गया था। अब बिरजू गांव वालों को आकर सारी बातें बताता है। मैंने कहा था ना, राधा और उसकी बिटिया के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। हे प्रभु, उन दोनों की आत्मा को शांति प्रदान करो। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ हवन करवा दो और सभी गांव वाले उन दोनों से माफी मांग लो। तुम लोगों ने बिल्कुल सही नहीं किया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कल ही मैं ज्ञानी पंडित को लाकर गांव में हवन पूजा पाठ करवा कर राधा और उसकी बेटी से माफी मांगना चाहता हूँ। बल्कि सभी गांव वाले मेरा साथ दें ताकि गांव में और मौत ना हो। गांव के लोगों से ज्यादा तो वो तुम पर निशाना बनाए बैठी होगी, क्योंकि तुम ही सबसे आगे चिल्ला रहे थे ना कि गांव से निकल जाओ भाभी। अब देखना, तुम्हें तो वो मार कर ही रहेगी। अरे कैसी बातें कर रही हो। मेरे बीवी बच्चे बेघर हो जाएंगे, उन्हें सहारा देने वाला कौन होगा। अगर तुमने अपने बारे में ऐसा सोचा तो उस राधा के बारे में भी ऐसा सोच लेते। उसका पति बेचारा कुछ महीने पहले ही मरा था और बेटी को पालने के लिए वो कुछ लोगों से मांग ही तो रही थी, तो इसमें बुराई क्या थी। वो खुद भी काम कर रही थी, लेकिन तुम लोगों ने गलत किया। बिरजू और बाकी के गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए पूजा पाठ और हवन करवाते हैं, जिसमें राधा और उसकी नन्ही सी बेटी दिव्या की आत्मा की शांति के लिए हवन होता है और गांव वाले एकजुट होकर राधा से माफी भी मांगते हैं। इस हवन पूजा पाठ के बाद गांव में किसी तरह की मौत नहीं होती, क्योंकि गांव वालों को राधा माफ करके मुक्ति पा चुकी थी।